चलो पहला पहला टॉपिक क्या है? वियना संधि का लक्ष्य। तो देखो वियना संधि का लक्ष्य में याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, मानचित्र। क्या रखेगा? मानचित्र। और दूसरा बात याद रखिएगा, पुरातन व्यवस्था। देखो तो वियना संधि का लक्ष्य क्या था कि मानचित्र को बदलना और पुरातन व्यवस्था को लागू करना, ठीक है ना। तो यूरोप के मानचित्र को कौन बदला था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है जीत कर यूरोप के अधिकांश देश को और यूरोप के मानचित्र को क्या कर दिया था? बदल दिया था ना। उसी मानचित्र को क्या करना था? बदलना था, ठीक है ना। यानी उसी मानचित्र को क्या करना था? बदलना था, ठीक है ना। तो यूरोप का जो मानचित्र है जिसे बदल दिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है ना, उसी मानचित्र को क्या करना था? बदलना था और पुरातन व्यवस्था को क्या करना था? लागू करना था। यही लक्ष्य है, ठीक है ना। तो अब याद रहेगा ना लक्ष्य। लक्ष्य में दो बात याद रखिएगा, एक हो गया मानचित्र को बदलना। कहाँ के मानचित्र को? यूरोप के मानचित्र को, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? बदला था। और पुरातन व्यवस्था को लागू करना, ठीक है ना। तो ये संधि, वियना संधि का लक्ष्य समझ गया। अब देखो वियना संधि की उपलब्धियां, वियना संधि की उपलब्धियां और वियना संधि का निर्णय। कल तुम लोग को हम बताए थे वियना संधि का कौन चीज? सिद्धांत, ठीक है। वियना संधि का सिद्धांत, एक नजर जो है सिद्धांत पर जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उपलब्धियां पर हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है ना। सिद्धांत, तो बताओ वियना संधि के कितने सिद्धांत थे? 3। वियना संधि के 3 सिद्धांत थे, ठीक है ना। वियना संधि कितने सिद्धांत? पहला हो गया न्यायोजित राजसत्ता का सिद्धांत, यानी जो है मित्र राष्ट्र का कहना था कि क्या चीज उचित होगा, किस राजवंश को राजगद्दी पर बैठाना उचित होगा, ठीक है ना। किस राजवंश को राजगद्दी पर बैठाना उचित होगा। तो मित्र राष्ट्र ने निर्णय ये लिया क्या कि 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले जो राजवंश देश की सत्ता पर बैठा था उसी को बैठाना सही रहेगा। यूरोप में कौन सी के लिए? शांति के लिए। यूरोप में शांति के लिए उचित क्या होगा कि उसी राजवंश को देश की सत्ता पर बैठाना जरूरी है जो 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले था, ठीक है ना। अब इसमें घुस गया दिमाग में, क्योंकि जितना भी गड़बड़ी हो रहा है वो 1789 ईस्वी की क्रांति से 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद हो रहा है, ठीक है ना। 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद हो रहा है। इसीलिए जो है देश की सत्ता पर जो है उस राजवंश को बैठाना उचित होगा जो 1789 ईस्वी की क्रांति के पहले था, है ना। याद, नया योजित राज सत्ता का सिद्धांत, यानी राज की सत्ता किन्हें दी जाए, ठीक है ना। जो 1789 ईस्वी क्रांति से पहले थे जो राजवंश, उन्हें दिया जाए, ठीक है ना। अब समझ गया ये भी। दूसरा क्या है? शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अच्छा ये बताओ, न्यायोजित राजसत्ता का सिद्धांत था, तो अब हम लोग ज्यादा फ्रांस पे जिक्र करते हैं। तो फ्रांस में किस राजवंश के शासक को बैठाया गया? लुई, देखो बुर्बो राजवंश से बैठाया गया, लेकिन बुर्बो राजवंश से किस शासक को बैठाया गया था? लुई 18वां। लुई 18वां का नाम क्या था? लुई जेवियर था। घुस गया दिमाग में? तो बताओ, पुराने राजवंश जो 1789 ईस्वी के पहले के थे, ठीक है ना, उनको बैठाया गया। तो फ्रांस में जो है बुर्बो राजवंश से किनको? लुई 18वां, जिसका नाम ओरिजिनल में क्या था? लुई जेवियर, उन्हें बैठाया गया था। दूसरा क्या है? दूसरा जो है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अब ये बताओ, शक्ति, ठीक है ना, शक्ति और संतुलन, इसका अर्थ क्या हो गया? कि देखो कहना था, समझ गए ना, विजयी राष्ट्र का, कि कोई भी देश की शक्ति अब बढ़ने नहीं देंगे। अगर किसी देश की शक्ति बढ़ जाती है तो दूसरे देश के लिए वो क्या बन जाता है? खतरा। और इसी से यूरोप में क्या आती है? अशांति, ठीक है ना। समझा कि नहीं समझा? तो किसी भी देश की शक्ति को बढ़ने नहीं देंगे। अगर किसी भी देश की शक्ति बढ़ जाती है तो उसमें साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा की भावना और जग जाती है और दूसरे देश को जो है ना अपने अंदर जो है अपना गुलाम बनाना चाहती है, ठीक है ना। इसीलिए शक्ति को बढ़ने नहीं देंगे। यानी किसको संतुलित करके रखेंगे? शक्ति को। कैसे शक्ति संतुलित होगा? तो जो भी देश, ठीक है ना,
जो भी देश अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है उसके सीमा पर दूसरे देश को जो है ना क्या कर देंगे, अलर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, अलर्ट कर देंगे और उसकी शक्ति को बढ़ा देंगे। जैसे अभी मान लो फ्रांस है, ठीक है ना, जैसे फ्रांस है, ठीक है ना, ये फ्रांस तो शक्ति खूब बढ़ा लिया था नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल में, और यूरोप का अधिकांश देश को कब्जा कर लिया था ना। यूरोप के अधिकांश देश को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। कौन कौन देश को फ्रांस कब्जा कर चुका था? हाँ, चलो एक एक करके बोलो। स्पेन, हॉलैंड, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद इटली, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद पुर्तगाल। इन देशों को क्या कर चुका था, कब्जा जो है कमजोर होने पर कर लिया, शक्तिशाली होने पर न कर पाया। तो किसी देश को शक्तिशाली होने ही नहीं देंगे, यानी उसके शक्ति को कंट्रोल करके रखें। आप कैसे कंट्रोल होगा, जैसे ये फ्रांस है, इसके फ्रांस के इर्द गिर्द जो भी देश है, फ्रांस के इर्द गिर्द जो भी इसके पड़ोसी देश है, ठीक है ना, उस देश को अलर्ट कर देंगे, ठीक है ना, उस देश की शक्ति को बढ़ा के रखेंगे, ताकि जो है ना, जैसे फ्रांस जैसे देश का जो है ना क्या है, वो मनोबल ना बढ़े, वो जो है ना इस टाइप का काम नहीं कर पाए जो नेपोलियन के समय में कर पाए थे। ठीक है ना, बात समझा ना। तो शक्ति को संतुलित करके रखना है, शक्ति को बढ़ने नहीं देना है। इसके लिए क्या करेंगे, किसी देश की सीमा के इर्द गिर्द जो भी देश है उसको अलर्ट करके रखेंगे, ठीक है ना, उस देश को अलर्ट करके रखेंगे और उस देश को शक्ति प्रदान करके रखेंगे, ताकि जो है फ्रांस जैसे देशों का जो है ना शक्ति ज्यादा नहीं बढ़े और किसी दूसरे देश को प्रभावित नहीं करे। समझ गया ना, बात समझा ना। तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत समझा ना, शक्ति को नियंत्रित करके रखेंगे, यानी शक्ति को बढ़ने ही नहीं देंगे। कैसे, तो सीमा पर जो है, जो इर्द गिर्द जो देश है, उस देश को ये कह कर रहेंगे कि देखो ये अगर सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, सेना बढ़ा रहा है, तो हमको सूचित करो, हम इसकी सेना को घटा कर रखेंगे। कोई देश अपनी शक्ति कैसे बढ़ाता है, सेना की संख्या बढ़ा देता, ठीक है ना, सेना की संख्या को बढ़ा देता, अस्त्र शस्त्र अधिक खरीद लेता है। अगर कोई देश अस्त्र शस्त्र अधिक खरीद ले, सेना अधिक बढ़ा ले, तो उस देश की जो है ना शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे कामों को करने से अब क्या करना है, रोकना है। ठीक है ना, शक्ति संतुलन का सिद्धांत समझ गया। चलो तीसरा क्या है बताओ। आप देखो, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। आप पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत में क्या है, देखो ध्यान से। पुरस्कार, अच्छा कार्य करेगा तो पुरस्कार मिलेगा, खराब काम करेगा तो दंड मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो विजयी राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र है, उसके अनुसार अच्छा काम क्या है, तो जो मित्र राष्ट्र को साथ दिया वाटरलू के युद्ध में वो अच्छा है, ठीक है ना, उसे क्या दिया जाएगा, पुरस्कार। उसको पुरस्कार के रूप में क्या मिलेगा, तो वो अपनी राजनीतिक सीमा को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है ना। उसको जो है ना दूसरे देश का क्षेत्र दिया जाएगा, वो अपनी क्षेत्र को क्या करेगा, विस्तार करेगा, ठीक है ना। तो पुरस्कार क्या, तो मित्र राष्ट्र के अनुसार अच्छा काम क्या है, जो वाटरलू युद्ध में विजयी राष्ट्र यानी मित्र राष्ट्र को साथ दिया है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो अच्छा काम किया, उसको जो है पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाएगा बताओ। उसको पुरस्कार के रूप में जो है अपनी राजनीतिक सीमा को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। बताओ, एक चीज घुसा ना, बात समझा ना, समझा ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनी का कहना था, चलो कौन कौन देश हमको साथ दिया था, हमको तो याद है, ठीक है, उन सारे देश को हम जो है एक जो है ना अवसर प्रदान करते हैं कि वो अपनी राजनीतिक सीमा को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ये है पुरस्कार, बात समझा। आप दूसरा देखो, दंड क्या है, जो वाटरलू के युद्ध में विजयी राष्ट्र के विपरीत, विजयी राष्ट्र के जो है अगेंस्ट लड़ा था, ठीक है ना, विपरीत में लड़ा था, यानी किसका साथ दिया था, नेपोलियन का साथ दिया था, फ्रांस का साथ दिया था, ठीक है ना, उसे दंड दिया जाएगा। दंड में क्या होगा, उसकी राजनीतिक सीमा को जो है ना घटा दिया जाएगा, उसकी कटौती की जाएगी, उसके कुछ क्षेत्र को दूसरे देश को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। एक चीज घुस रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है, ठीक है ना। और दंड के रूप में क्या होगा, जैसे फ्रांस को दंड मिला, क्या मिला, कि वाटरलू युद्ध में जितना मेरा खर्च हुआ है, विजय राष्ट्र का कहना है, वो तुमको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताओ फ्रांस को कितना रुपया देना पड़ा, धनराशि 70 करोड़ फ्रैंक धनराशि जो है वो जुर्माना थोप दिया गया कि तुमको ये देना पड़ेगा, वाटरलू युद्ध की एक खर्च है, जिस ये खर्च जो है तुमको देना पड़ेगा, हमारा जो है खर्च हुआ है वाटरलू के युद्ध में, ये देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बताओ, पुरस्कार और जो दंड का जो सिद्धांत हुआ घुस गया कि नहीं घुस गया, कोई दिक्कत।
कोई भी दिक्कत नहीं। पहला है न्यायोजित में 1789 ईस्वी के पहले जो भी राजवंश थे उन्हें बैठाना है। तो फ्रांस में बुर्बोन राजवंश के शासक लुई 18वां को बैठाया गया। दूसरा है शक्ति को पकड़ के रखना है, शक्ति को बढ़ने नहीं देना, नियंत्रित करके रखना। इसके लिए क्या किया गया, तो सीमावर्ती देश को अलर्ट किया गया, फ्रांस के सीमावर्ती देश को अलर्ट किया गया और शक्ति को नहीं बढ़ने दिया गया। ठीक है ना, बात समझा ना। और पुरस्कार एवं दंड में जो साथ दिया विजयी राष्ट्र को, ठीक है ना, जो साथ दिया विजयी राष्ट्र को, क्या किया, उससे जो है राजनीतिक सीमा बढ़ाने का अवसर प्रदान किया गया। ठीक है ना। और जो साथ नहीं दिया, जो अगेंस्ट में लड़ा, उसकी सीमा से क्या कर दिया गया, कटौती। ठीक है ना, उसकी सीमा की कटौती किया गया। और फ्रांस को दंड के रूप में 70 करोड़ फ्रैंक धनराशि जो है क्या किया, जो है 70 करोड़ फ्रैंक धनराशि जो है जुर्माना जो है उस पर थोप दिया। ठीक है ना। अब जब तक ये जुर्माना नहीं देगा कौन रे, फ्रांस, विजयी राष्ट्र को, तो जो है फ्रांस की सीमा पर मित्र राष्ट्र की सेना रहेगी। कितनी सेना रे, 15 लाख सेना तैनात रहेगी। ठीक है ना, 15 लाख सेना क्या रहेगी, तैनात रहेगी। चलो घुस गया कि नहीं गया। आप सिद्धांत कभी भूलेगा, कभी लक्ष्य भूलेगा। लक्ष्य में 2 चीज याद रखना। कौन चीज, तो हम बताए थे, मानचित्र को बदलना, ठीक है ना, उसके बाद पुरातन व्यवस्था को लागू करना। ठीक है ना। पुरातन, देखो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी था, वो पुरातन व्यवस्था में विश्वास रखता था। ठीक है ना, नया कुछ भी नहीं करना चाहता था। ठीक है ना, बात समझा ना। वो पुरानी व्यवस्था में ही विश्वास रखता था, पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखना चाहता था। ठीक है ना। अब हम लोग वियना संधि का लक्ष्य समझ गए। ठीक है ना, उसके बाद सिद्धांत समझ गए।